ओके गाइस, चलो गेट बैक टू द टॉपिक। क्या पढ़े थे अपन कल कंसाइनमेंट में कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात, जब भी हम किसी को माल भेजते हैं पहली बार, कौन से बेसिस पे? कंसाइनमेंट बेसिस पे। तो ये क्या नहीं है, कायदे के हिसाब से सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें किसी से पैसे लेने का राइट नहीं है और गुड्स की प्रॉपर्टी भी हमने किसी को ट्रांसफर नहीं की है। हम ही उसके क्या है, ओनर है। तो हम एक एंट्री जरूर पास करेंगे क्योंकि माल का मूवमेंट हुआ है। माल का तो मूवमेंट हुआ है, अपने पोजीशन से माल हमारे एजेंट के या कंसाइनी के पोजीशन में गया है। क्या एंट्री हमें पास करनी चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। या आप इसको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी बोल सकते हो। अब कंसाइनमेंट में जैसे ही माल भेजा, एक नॉमिनल अकाउंट खुल गया जिसके डेबिट में एक एंट्री है। जिसके डेबिट में क्या है, एक एंट्री है। अब ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसका नेचर बहुत इजी है। इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट बिजनेस। इसके बाद हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे। या तो जो माल कंसाइनमेंट में भेजा है वहां एक्सपेंसेस होंगे, या वहां से आने वाली क्या होगी, इनकम। हर वो एक्सपेंस जो कंसाइनमेंट के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कहां डेबिट किया जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर हमने कैश में पेमेंट किया है तो हम कैश बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हमारे कंसाइनी ने उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट किया है तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट माल भेजने के बाद कंसाइनमेंट के बिजनेस से हमें इनकम आए। अगर वो पैसा हमारे हमारे पास तो नहीं आएगा, उसकी जो भी इनकम होगी कौन लेगा, कंसाइनी। पहले तो उसके पास आएगा। तो उसने माल बेच दिया तो एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट और कंसाइनमेंट के अकाउंट को क्रेडिट। कंसाइनी को डेबिट क्यों? क्योंकि जो माल उसने बेचा है उसके पैसे हमें किससे लेने हैं, कंसाइनी से लेने हैं। और कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों? क्योंकि एक प्रकार की हमारी क्या है, इनकम है फ्रॉम द कंसाइनमेंट बिजनेस। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस होता है तो डेबिट में जाता है, और सेल होता है तो क्रेडिट में जाता है। वैसे कंसाइनमेंट में माल आता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होता है, और माल बिकता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कंसाइनमेंट पे भेजे हुए माल में अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, क्या बच जाता है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी एंट्री क्या होती है? हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से होगा डेबिट। और वैसे नॉर्मल बिजनेस का होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता, ये कहां क्रेडिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो माल बिका है उसी का हमें पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है तो किस पे करनी चाहिए, कॉस्ट पे करनी चाहिए। क्या कॉस्ट है? उसकी परचेस प्राइस हमारे लिए कॉस्ट है। उस चीज को, उस गुड्स को, जहां पे वो गुड्स बिकने वाली है उस जगह तक लेके जाने का हर खर्चा भी उसकी क्या है, कॉस्ट है। हाँ, एक बार वो माल वहां पहुंच जाए तो उसके बाद लगने वाली कॉस्ट स्टॉक की कॉस्ट कहलाती नहीं है। फिर वो खर्चे किए जाते हैं बाद में उसको बेचने के लिए। अब आपने माल यहां से भेज दिया पुणे, और पुणे में आपने भेजा 1 लाख रुपए का माल, भेजने को खर्चा आया 10,000, तो आपकी कॉस्ट हो गई 1,10,000। माल पहुंच गया पुणे में 1,10,000 में, नो प्रॉब्लम। पर बिकने से पहले वहां एक गोडाउन में उसको रखना पड़ा जिसका रेंट देना पड़ा आपको 20,000 रुपया। तो क्या गोडाउन के लिए दिया गया रेंट 20,000, विल दिस बी कंसिडर्ड as a cost of a stock? No, because storage cost is incurred for the purpose of selling that good and not for the buying or bringing that good to the sellable location. तो उसके बाद गोडाउन का जो रेंट दिया गया है वो किसका पार्ट कहलाएगा, सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट कहलाएगा। फिर आपने कैंपेन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, एवरीथिंग विल बी calculated or assumed as a cost of selling the goods and not cost of bringing the goods to the sellable location. पॉइंट ऑफ लाइन बिल्कुल क्लियर है। उस माल को बेचने की जगह तक लाने के लिए किया जाने वाला खर्चा उस माल की क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें एक ट्विस्ट और है कि हम जब गुड्स को सेंड करते हैं तो या तो हम हमारी कॉस्ट प्राइस पे सेंड कर सकते हैं कि भाई मैंने खरीदा था 50,000 में और इनवॉइस भी या मेमो भी बनाया, बिल भी बनाया या कोई डॉक्यूमेंट भी बनाया, कितने रुपए का, 50,000। इट इज ऑल्सो पॉसिबल
कि मेरी गुड्स की कॉस्ट 50 है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कंसाइनी को, मेरे एजेंट को ये पता चले कि व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ इट्स, क्योंकि बिजनेस सीक्रेसी भी तो होती है। और कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि भाई मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स कोई किसी और को क्या चले, पता चले, और कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सीक्रेट। कोई बिजनेसमैन बताना नहीं चाहता, एजेंट को तो बिल्कुल नहीं। तो हम गुड्स भेजते वक्त ही, गुड्स को भेजते वक्त ही उसको कॉस्ट प्राइस पे ना भेजते हुए किस पे भेजते हैं, इनवॉइस प्राइस पे। तो आओ एक आधा एग्जांपल लेते हैं, देखें हाउ विल यू टैकल दैट। कल कितने एग्जांपल हुए थे, केशव वाला हो गया था। अच्छा, मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा अकाउंट बना दिया था मैंने, कंसाइनमेंट। आपको कौन सा अकाउंट बनाना था, कंसाई, हाँ ठीक है। तो मुझे कल थोड़ा सा कोई कंसाइनी के अकाउंट का बता देते क्या। बताओ कंसाइनी अकाउंट कैसा बना आपका। बोलो पहली एंट्री बताओ कोई। टू कंसाइनमेंट, किस चीज का है ये? कितना रुपया, 30,000। और क्या है, बाय कंसाइनमेंट, क्या है ये, अनलोड वेजेस, कितने, 500 रुपये। और क्या है, बाय कंसाइनमेंट सेलिंग एक्सपेंस, कितना है, 500। और क्या है, कमीशन, कितना, 1,500। और क्या है, बाय कैश 20,000। और क्या है, बाय बैलेंस, कितना, अभी भी लेने बाकी है उससे, टोटल कितना, सबका बना है, एवरीवन इधर जूनियर्स, अरे हाँ कि ना। ऑलराइट। और किसके बुक में क्या बनाना था, जर्नल एंट्री देनी थी, कंसाइन इन द बुक्स ऑफ क्या, इन द बुक्स ऑफ माधव। कौन सा अकाउंट बनाना था, किशोर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ माधव, माधव कौन है रे, कंसाइनी। कौन सा अकाउंट बनाना है, केशव अकाउंट। केशव कौन है, कंसाई। हाँ जी, तो ये कुछ नहीं है, हमारे बुक में उसका अकाउंट और उसके बुक में हमारा अकाउंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, आइडियली रिप्लिका होने चाहिए। तो इधर जो बाय बाय है उधर वो क्या हो जाएगा, टू टू। अरे हाँ कि ना। ऐसा अकाउंट बनाना आपका। हाँ, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएंगे, वैल्यू तो वही रहेगी। चल भाई, मैंने क्या पे किया, वेजेस पे किया। तो मैं जो है ये एंट्री नहीं करेगा, वेजेस को डेबिट और कैश को क्या, क्रेडिट। मैं लिखूंगा कैश को क्रेडिट करूंगा, पर आई एम नॉट गोइंग टू डू डेबिट टू द वेजेस। तो मैं एंट्री करूंगा क्या, कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ये कैश में पे किए मैंने। ये सेलिंग एक्सपेंसेस भी मैंने कैसे पे किए, कैश में। ये कमीशन मुझे लेना है, तो ये तो मेरी इनकम है, तो ये कमीशन को ही क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। और मेरे केशव के अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट। कैश तो मैंने एक्चुअली में भेजी है, तो कैश को क्रेडिट और उसको डेबिट, और ये बैलेंस सीडी है। और इधर क्या लिखूंगा मैं, बाय कैश। ये कैश में आया मेरे पास क्या, सेल का पैसा, कितना, 30,000। दिस दिस इज हाउ इट शुड लुक, है ना।
ये आया था आपका सबका? डन। चलो फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर क्या आएगा? बस एक बेसिक्स इसमें खत्म हो जाएंगे फोर्थ प्रॉब्लम में, फिर अपन जो क्वेश्चन सेट आपके पास है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब ध्यान देंगे सब। समीर ऑफ मुंबई invoiced goods costing rupees 50,000 at invoice price of rupees ठीक है चलेगा, ऐसा भी लैंग्वेज आ सकता है। समीर ऑफ मुंबई इनवॉइस गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 75,000 टू सीमा ऑफ नासिक ऑन 25th March 2020, on 25th March 2020 till 31st March 2021। अच्छा यहां पे भी 21 कर डालो। all goods were unsold, all goods were unsold। prepare consignment account in the books of समीर। वेरी इजी। मैंने 50,000 की कॉस्टिंग का गुड्स कितने में इनवॉइस किया? 75,000 में इनवॉइस किया। आप मुझे कौन सा अकाउंट बना के दिखाओ? कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। बोलो कैसे बनाओगे कंसाइनमेंट अकाउंट? ओके एनी हिंट्स गाइस, क्या करोगे? अब थोड़ा सा केस अलग है। माल की कॉस्ट है कितना रुपया? 50,000। इसको भेजा है कितने में बना के? 75। तो पहले तो आपने माल भेजा और आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो कितने का है? 75,000 का। तो इसकी क्या एंट्री करनी चाहिए आपको? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में तो आएगा कितना? 75,000। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी आएगा कितना? डबल एंट्री तो करनी पड़ेगी। आप सिंगल एंट्री कर नहीं सकते। क्या डबल एंट्री करोगे बताओ? इसमें जो इंक्लूडेड है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है उसको बोला जाता है रिजर्व, या बोला जाता है लोडिंग। क्या बोला जाता है? रिजर्व, या तो क्या बोला जाता है? लोडिंग। तो आपने ऊपर कहीं लिखा था, कल मैंने लिखा था प्रॉफिट इज इंक्लूडेड, इट इज कॉल्ड एज क्या? रिजर्व। तो उसके ऑब्लिक में आप एक वर्ड और वर्ड लिख लो, लोडिंग वर्ड लिख लो। क्या वर्ड लिख लो? लोडिंग। LOADING। मतलब हमारे कॉस्ट के ऊपर का मुनाफा वो हमारा लोडिंग कहलाता है। और हम नहीं चाहते, समीर नहीं चाहेगा कि सीमा को कभी पता चले कि ये माल जो उसको 75 में भेजा गया है ये कितने रुपए का है? 50,000 रुपए का है। तो सुनो मेरी बात, एक नोट लिखेंगे इसका। आपने अकाउंट बना लिया तो नीचे लिखिए, नहीं बनाया तो पहले नोट लिखिए फिर ऊपर लिखिए। सुनो, वेन गुड्स आर सेंट above the cost, the portion of profit is called as
रिजर्व और लोडिंग, इसको या तो आप रिजर्व बोलो या तो एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या? लोडिंग। बराबर है। ऑल द एंट्रीज इन सच केस आर पास्ड एट इनवॉइस प्राइस। अब ये सेल इनवॉइस नहीं, इट इज नॉट अ सेल इनवॉइस, पर हमारे कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट जोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट हमने भेजा है उसको उसको हम बोलेंगे कौन सी प्राइस? इनवॉइस प्राइस। मतलब आपको इस माल में सामने बेचना है, मतलब ये 50,000 का माल आपको कितने में बेचना है? 75 में। तो हमने उसको बिल ही भेजा है 75 का, या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज ही बना के भेजा है कितने का? 75 का। फॉर ईच एंट्री a reversal entry for loading will be passed। अब ये सिर्फ लाइन लिख लो, फॉर ईच एंट्री ए रिवर्सल एंट्री फॉर लोडिंग विल बी क्या? पास। मैं करके दिखाता हूं। अब सुनो, एंट्री नंबर 1 क्या है रे बेटा? अगर तो गुड्स की कॉस्टिंग तो 50,000 रुपए ही है, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 50। तो पहली जो एंट्री होती है कंसाइनमेंट को डेबिट और गुड्स को क्रेडिट, ये कितने पे होनी चाहिए? 50,000 पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे होनी चाहिए। पर हमारी मेथड में हम इसको कितने पे ये नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे, 50 पे। हम शो कितने पे कर रहे हैं? 75 पे। तो एंट्री भी कितने पे पास करेंगे? पर ये गलत है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप ये बोलते हो कि मेरे गुड्स जो निकले वो 75 के हैं, तो आपने वहीं पे प्रॉफिट दिखा दिया। लॉजिक, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है रेगुलर बिजनेस का। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक्स पे वापस आओ। तू लिखना बंद कर दे अपना आनंदी, और मेरी बात को ध्यान से सुन। आपका नॉर्मल बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, इमेजिन करो जो मैं बता रहा हूं, तो चीजें एकदम आसान हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। ये मेरे नॉर्मल बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है। सुनो, आज ही मैंने दुकान खोली, आज ही पहला दिन है, मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? मैंने माल परचेस किया 50,000 का, तो मेरे परचेस कितने? 50। अब मैं चाहता हूं ये माल मैं ना बेचूं, तो मैंने किसी को सेल नहीं किया, तो मेरा सेल कितना है? आई विश कि ये पूरा 50,000 का माल मैं पुणे भेजूं और मेरा कंसाइनी इसको बेचे कितने में? 75,000। तो मैंने एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। कौन सा अकाउंट बनाया? कंसाइन। अब मैं नहीं चाहता कि उसको यह पता चले कि ये माल 50,000 का है, तो मैंने उसको जो डॉक्यूमेंट भेजा, कागज भेजा, दस्तावेज भेजा, वो कितने का बना के भेजा? तो मैं 75 की एंट्री पास करनी चाहिए, तो मैंने एंट्री पास कर ली। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना रुपया? 70। और कंसाइनमेंट में डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 70। अब कंसाइनमेंट में तो ये माल अभी तक बिका क्या? तो इसमें ना तो कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है, ना तो कोई क्या नजर आ रहा है? लॉस नजर आ रहा है। पर मेरे रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट में बैठे बिठाए क्या आ गया? प्रॉफिट। कितने का? ये सही है कि गलत है? क्या एंट्री पास की थी मैंने? कंसाइनमेंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। कितने की एंट्री पास की? 75। देखो मैंने यहां पे एक लाइन लिखाई थी आपको, इन सच केस रिवर्स ऑल द एंट्रीज इन सच केस आर पास एट कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस। हाउएवर फॉर ईच एंट्री अ रिवर्सल एंट्री फॉर लोडिंग विल बी पास। अब मुझे बताइए इसमें लोडिंग कितना है, प्रॉफिट का पोर्शन कितना है? 25,000। ये एंट्री क्या थी? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट और कंसाइनमेंट को डेबिट। कंसाइनमेंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। कितने की? 75। इसको अगर मुझे लोडिंग के साथ रिवर्स करना है तो एक उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में करना पड़ेगा क्या? डेबिट। और कंसाइनमेंट में करना पड़ेगा क्या? क्रेडिट। तो यही जो है इसका एक रिवर्स करता मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करूंगा? डेबिट। और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करूंगा? क्रेडिट। कितने रुपए का? 25,000। अब बोलो, ये जो रिवर्सल एंट्री है इसको मैं बोलूंगा रिजर्व या लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसको भी बोलूंगा लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
अब मेरा जो रेगुलर बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? नहीं। उसका डेबिट कितना है? 75। क्रेडिट कितना है? 71। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है क्या यहाँ पे? सही सी बात है ना, माल बिका ही नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का क्या नहीं आता? सवाल। अब मुझे बताओ, ये सब होने के बाद साल तो खत्म हो गया, मैंने एक एंट्री इनवॉइस प्राइस पे पास की, 50,000 का माल था, पर एंट्री कितने पे पास की? 70। तो 25,000 की एंट्री को क्या कर दिया? रिवर्स, ताकि वो 75 की एंट्री वापस कितने पे आ जाए। ये सारा तामझाम क्यों कर रहा हूं? ताकि सामने वाले को ना पता चले कि ये माल की कीमत कितनी है, 50। वो मेरे बुक में आके देखने वाला है क्या? नहीं। वो तो क्या देखेगा? वो डॉक्यूमेंट कि ये माल की इनवॉइस प्राइस कितनी है, 75, और मुझे उसको कितने में बेचना है, 75। उसके ऊपर बेचू तो कोई मनाही नहीं है, पर नीचे बेचा तो अच्छी बात नहीं। उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये माल 5,000 का है, 25 का है, 50 का है कि 60 का है। उसको सिर्फ इतना पता है कि 75,000 का माल आया और इसको 75,000 या उससे ज्यादा की कीमत में बेचना है। पर वो सारा तामझाम करने के लिए उसके साथ मैं कौन सा लेजर शेयर करूंगा? कंसाइनी का लेजर, कि भाई तेरे से इतना लेना था, तूने इतना दिया और ये अपना लेन देन है। उसको मैं कभी मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाऊंगा क्या? नहीं। वो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मेरी सीक्रेसी है, उसको मेरे पास ही रखूंगा। अब साल खत्म होगा, 25 तारीख को माल बेचा था, भेजा था, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक वो माल बिका क्या? नहीं। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट में तो इसके हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है? लॉस नजर आ रहा है। डेबिट साइड बढ़ी है, कितने का लॉस नजर आ रहा है? 50। ये लॉस है क्या? नहीं। ये तो हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाओगे? अब मेथड कौन सी है? इनवॉइस वाली। जो माल भेजा है उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 75,000। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 70। इसकी डबल एंट्री क्या है फिर? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और मेरे बैलेंस शीट में अब यहां पे भी एक चीज गलत हो गई। ये क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री सही है कि गलत है? सही। सही है ना? बैलेंस शीट में डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट। वैल्यू गलत है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 75,000 होनी नहीं चाहिए। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक 75 पे दिखाता हूं तो अब देखो तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 25,000 का। तो माल बिका ही नहीं तो प्रॉफिट हुआ क्या? तो फिर अगर माल भेजते वक्त 75,000 की एंट्री की थी तो उसके 25,000 को रिवर्स किया था, तो माल का क्लोजिंग स्टॉक दिखाते वक्त भी एंट्री 75 में करनी पड़ेगी, पर उसका लोडिंग क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसके लोडिंग को रिवर्स कैसे करोगे? ये एंट्री क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट और कंसाइनमेंट में क्रेडिट। अगर इसका लोडिंग रिवर्स करना है तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी? कंसाइनमेंट को डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? डेबिट। क्या नाम देंगे इसको? लोडिंग ऑन क्या? क्लोजिंग स्टॉक। कितने का लोडिंग है? कितने का लोडिंग है? 25,000। और यहां पे क्या करना है? क्रेडिट, मतलब यहां से माइनस करेंगे। लोडिंग ऑन कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। कितने का? 25,000। तो बैलेंस शीट में बाहर कितने दिखेंगे? 50। अब क्या ये अकाउंटिंग बिल्कुल सही होगी? बस अगर क्वेश्चन ही आता है कि माल को भेजते वक्त कॉस्ट पे नहीं भेजा, किस पे भेजा है? इनवॉइस प्राइस, तो आपको इनवॉइस प्राइस पे ही एंट्री करनी है, पर उसका लोडिंग क्या करना है? रिवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लोजिंग स्टॉक भी अगर दिखाना है, अब सामने वाला क्या पूछेगा? कितना माल बेच दिया तूने? तो बोले 75 का भेजा था, 1/3 माल बेच दिया, मतलब 25 का बेच दिया, कितने का बचा? 50 का। अब उसके लिए तो 50 का ही है ना, क्योंकि उसको तो कॉस्ट मालूम है ही नहीं। तो एंट्री भी क्लोजिंग स्टॉक की किस पे करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। अब जो एंट्री जहां जहां माल की कीमत लगाने का काम है, अब माल की कीमत कहां लगानी पड़ती है? या तो माल को भेजते वक्त, या तो उसका क्या डिटरमाइन करते हो? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी खर्चा तो खर्चा होता है। अगर हमने 2,000 फ्रेट किया तो कितना माना जाएगा? 2,000 माना जाएगा। उसने 500 रुपए खर्चा किया तो कितना माना जाएगा? 500 ही माना जाएगा। सिर्फ दिक्कत कहां आएगी? एक माल को भेजते वक्त जो एंट्री पास करते हैं वो आइडियली कॉस्ट पे होनी चाहिए, और जो माल बच जाता है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आइडियली किस पे होना चाहिए? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट की जगह आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? इनवॉइस वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो। तो जो जो प्रॉफिट है उसमें, उसको ही उसी के साथ तुरंत क्या कर देना है? रिवर्स। तो माल भेजते हो 50 के माल को 75 में भेजा तो 25 को क्या कर दो? रिवर्स। क्लोजिंग स्टॉक दिखाते वक्त अगर आपको 75 दिखाना है इनवॉइस प्राइस पे और है वो 50 का, तो 25 को तुरंत क्या कर दो? रिवर्स।
रिवर्स मतलब एक एंट्री उल्टी पास करो, मतलब नेट इफेक्ट 50 पे ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा करना क्यों है, और अगर ऐसा नहीं करो तो आपका स्टार्टिंग से ही सब कुछ गलत होना चालू हो जाता है। 50 का माल खरीदा, 75 में भेजा, तो आप तो बोलोगे कि यहीं पे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो गया, प्रॉफिट, जो कि सत्य नहीं है। उधर अगर माल भेजा 75 का और क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दो 75 में तो वैसे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये गलत है। इधर क्लोजिंग स्टॉक 75 में दिखाओगे तो आपके बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक कितने में दिखेगा, 75 में, जो भी वास्तव नहीं है। तो सब कुछ कॉस्ट पे ही लाना पड़ता है। एक है गुड्स जो परचेस होते हैं वो कॉस्ट पे परचेस होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट। सेल सेलिंग प्राइस पे होता है, वही तो प्रॉफिट, वही तो क्या है, प्रॉफिट। सो एम आई क्लियर कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है? लाइन ऑफ डिफरेंस इज वेरी क्लियर। अगर इनवॉइस प्राइस मेथड तो एंट्री किस पे पास करो, इनवॉइस प्राइस। और जहां जहां माल की कीमत को लगाया जा रहा है, मतलब इन केस ऑफ सेंडिंग द गुड्स एंड इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी लोडिंग है उस पर, लोडिंग मतलब क्या, प्रॉफिट का पोर्शन, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर। आर यू गेटिंग माई? चलो आओ, तो यहां हम पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 75,000 टू गुड्स अकाउंट्स। अकाउंट के नीचे बनाओ ना आप, चले उससे फर्क नहीं। आपने अकाउंट पहले बना लिया, एंट्री आप बाद में मारो। बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज, गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 50,000 सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपी, मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 75,000। तो एंट्री भी हमने 75,000 की पास की, पर इसमें भाई हमारा 25,000 का क्या लगा हुआ है, लोडिंग लगा हुआ है। तो साथ ही साथ लोडिंग को क्या कर देंगे हम, रिवर्स। तो एंट्री क्या होगी फिर, गुड्स अकाउंट को डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 25,000 से, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, 25,000 से। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग लोडिंग ऑन गुड्स सेंट इज रिवर्स्ड इमीडिएटली। तुरंत ही रिवर्स कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे हाँ कि ना? फिर आगे लिखेंगे अगली एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट। ये कितने का क्लोजिंग स्टॉक है वैसे, 75। टू कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हालांकि क्लोजिंग स्टॉक को तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, पर आपकी मेथड कौन सी है, इनवॉइस प्राइस मेथड। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 50,000 शोन एट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 75,000। ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट है 50,000, आपने शो किया इनवॉइस प्राइस पे, जो कि है आपकी कितनी, 75,000। अब ये भी तो गलत है। अब इसके साथ साथ इसका लोडिंग भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लोडिंग मतलब क्या, पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट। तो बस सिंपल है भाई, एक एंट्री सिर्फ
बढ़ती है आपकी माल के भेजने के टाइम पे और उसका क्लोजिंग स्टॉक शो करने के टाइम पे। तो एंट्री क्या पास करोगे, फिर वही कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट। 25,000। टू क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट, 25,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट या पोर्शन ऑफ प्रॉफिट या पोर्शन ऑफ लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स्ड। तो आइडियली क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाने के लिए हम ये काम करते, बस एक सीक्रेसी बनी रहे, उसको नहीं पता चले कि इसकी असली कॉस्ट क्या है। दैट इज द होल गेम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, मेथड कौन सी है वो देखने का, कॉस्ट प्राइस मेथड है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड है, और उसके हिसाब से क्या करने की, अकाउंटिंग करने की। अब अकाउंट बना लो। यहां कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पे आएगा पहले टू गुड्स सेंट ऑन टू गुड्स सेंट अकाउंट। ये कौन से प्राइस पे लिखा होगा आप, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस कितना, सेंट। जैसे ही आईपी की एंट्री आती है, जैसे ही किसकी एंट्री आती है, आईपी की, तुरंत उसका क्या रिवर्स कर देने का। तो इधर यही एंट्री बाय गुड्स सेंट अकाउंट, ये उसका लोडिंग है। कितने रुपए का, 25, मतलब हो गया वो 75 में भेज के ले दे के आ गया वापस कितने पे, वो 25। वैसे ही इसका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाया आपने, आईपी पे, कितने रुपए का, 75। जैसे ही आईपी पे कोई चीज दिखाई जाती है, वैसे ही उसका क्या रिवर्स कर देने का, लोडिंग रिवर्स कर देने का। कितने का, 25,000। हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट में ना तो कोई प्रॉफिट है ना तो कोई क्या है, लॉस। ये बन गया जी आपका कंसाइनमेंट। अरे हाँ कि ना, यस और नो, डन। आओ फिर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज के दिन के लिए, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, आज एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लिखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। रमेश इज ए मिल्क वेंडर, वही अपना दूध वाले का एग्जांपल लेते हैं। रमेश इज ए मिल्क वेंडर। एवरी डे इन मॉर्निंग he buys 25 liter of milk at rupees 20 per liter। रोज सुबह उठ के वो 25 लीटर मिल्क खरीदता है, क्या रेट से, 20 रुपया पर लीटर के हिसाब से। ही सर्व्स मिल्क डोर टू डोर इन 20
selling 1 liter each at rupees 30 per liter। तो वो अपना सारा का सारा मिल्क 20 हाउस होल्ड में देता है, 1 लीटर ईच एट कितना रुपीस पर लीटर, 30 पर लीटर। इट्स हिज नॉर्मल प्रैक्टिस दैट ही provides some extra quantity to each household such that all his stock get finished at end of a day after serving 20 household। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि उसकी प्रैक्टिस ही ऐसी है कि 20 घरों में दूध देने के बाद 1-1 लीटर उसका पूरा स्टॉक फिनिश हो जाता है। उसका पूरा स्टॉक क्या हो जाता है, फिनिश। इन अदर वर्ड्स, 5 liters is his normal loss। इसी का मतलब है कि ये जो 5 लीटर्स है ये उसका कैसा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ रमेश ऑन ए पर्टिकुलर डे। प्रिपेयर क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ रमेश ऑन ए पर्टिकुलर डे। एज्यूम he sold 10 liter of milk and still, एक मिनट को एज्यूम लिखो, इसमें 2 केसेस बनाते हैं। केस नंबर ए, he sold, या फिर ऐसा लिखो he served all 20 household, और दूसरा he served only 10 households and balance stock is still unserved। तो 2 बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। एक बार ये मानेंगे कि उसने खरीदा और पूरे 20 घरों में सर्व कर दिया, और एक बार मानेंगे कि उसने अभी तक 10 घरों में सर्व किया और बैलेंस स्टॉक अभी भी क्या है उसका, अनसर्व्ड है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन। बनाओ ना, कौन सा अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। कोई बड़ी बात है क्या? ये केस ए में हमारा बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ऐसा ही केस बी में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है भाई, रमेश का सबसे पहला तो ये है कि टू ओपनिंग स्टॉक कितना रहेगा, बोलो बोलो ना।
कितना? 0। परचेस किया क्या उसने? हाँ, तो यहां क्या लिखूं मैं? टू परचेस। कितने रुपए का परचेस होता है उसका? 25 मल्टीप्लाइड बाय 20। कितने रुपए का माल परचेस किया? बोलो ना। 500 रुपए का। हाँ कि ना? फिर वो करेगा यहां पे पूरा माल सेल, बाय सेल्स। कितना माल सेल करेगा, कोई बताएगा? वो तो पूरा 20 लीटर बेचता है। कितने रुपए से? 30। तो उसका सेल कितने का होता है? 6। क्या अब उसके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है क्या? कितना है क्लोजिंग स्टॉक उसका? 0। तो क्या भाई ने कोई प्रॉफिट कमाया क्या? कितना प्रॉफिट? 100 रुपए। मुझे बताओ, वो तो 5 लीटर उसका रोज का नुकसान होता है, इसकी कोई एंट्री हुई क्या? क्यों नहीं हुई? कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। उसकी एंट्री क्यों नहीं करी? नहीं नहीं, लॉजिक क्या है? मतलब आपने तो मान लिया कि उसकी एंट्री नहीं की, कोई ऐसे एडजस्टमेंट की नहीं है। खरीदते वक्त खरीदा कितने का? हाँ, क्योंकि वो ये सोचता ही नहीं कि मैं कितना खरीदता हूं, 25 लीटर। वो ये सोचता है कि मैं खरीदता ही कितना हूं, 20 लीटर। उसका मानना ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ता है। तो वो सिर्फ इतना मानता है कि मैं 500 का खरीदता हूं और मुझे कितने में बेचना है? 600 में बेच। उसके हिसाब से 500 रुपए में उसने भले क्वांटिटी 25 लीटर खरीदी हो, पर नॉर्मल क्वांटिटी उसके लिए कितनी है? 20 ही। वही लॉजिक पे वो काम कर रहा है। वो मान के ही चल रहा है कि ये तो 5 लीटर कोई काम का है ही नहीं, ये तो मिलना ही नहीं है मेरे को। तो ये जो 500 रुपए मेरा खर्चा हुआ ना माल को खरीदने पे, ये 25 लीटर का खर्चा ही नहीं। ये कितने लीटर का खर्चा है? 20 ही लीटर का। ये लॉजिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जब आप ये सोच के आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे कि इसने आधा माल बेचा और आधे माल का क्या है, अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक है। तो आओ, अच्छा मुझे बताओ, पूरे माल को बेच के ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? तो आधे माल को बेच के ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50। अब देखो आता कि नहीं आता आपका। फिर यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0। टू परचेस कितना रे? 25 × 20 कितना? 500। टू बाय सेल्स कितना रे? 30 × 10। 10 घरों में 1-1 लीटर दिया उसने, 30 लीटर। कितने रुपए का सेल हुआ? 300। पूरे का आता। क्लोजिंग स्टॉक बचा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। बोलो ना। क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना लीटर है? 25 × 10, 250। 12.5 आएगा। अच्छा, कितना लीटर माल बचा है उसके पास? 10 ही लीटर बचा। बेचने के लिए 10 बचा है तो कितना? ओके, चलो आ जाओ। तो अगर आप जब दुकान पे ये देखते हो कि आपके पास कितना दूध बचा है या कितना मिल्क बचा है, तो आप क्या देखोगे? कितना बेचने के लिए बचा है वही तो गिनोगे। तो आपके हिसाब से तो 10 लीटर बिक गया, तो बचा कितना है? 10 लीटर बचा है। तो इसका देखो वर्किंग कैसे होता है, नीचे देखेंगे अपन। एक होता है हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है अपना? 500 लीटर। कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है? 500 रुपए। अरे हाँ कि ना? पूरा माल कितने में खरीदा था हमने? 500 रुपए। फिर हम लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड। कितना था एक्चुअल क्वांटिटी परचेस? ये तो 25 लीटर था ना? अरे हाँ कि ना? इसमें कोई नॉर्मल लॉस है क्या हमारा? कितने का नॉर्मल लॉस हम कंसीडर करते हैं? 5। तो हम बोलेंगे इसको
नॉर्मल क्वांटिटी परचेस्ड। तो एक्चुअल क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर दो तो आप बोलोगे कि मेरी नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो 25 लीटर है ही नहीं, इसमें से मुझे 5 का तो नुकसान होना ही होना है, तो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी कितने लीटर है? 20 लीटर। तो इससे हमें मिलती है नॉर्मल कॉस्ट पर लीटर। फार्मूला क्या बनेगा फिर नॉर्मल कॉस्ट पर लीटर का? नॉर्मल कॉस्ट पर लीटर का फार्मूला क्या बनेगा बताओ ना? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इसमें भाड़ा वगैरह लगता तो वो भी ऐड हो जाता। अगर 500 में दूध खरीदा, 50 रुपए लाने को खर्चा लगा तो उसको भी क्या कर देते? ऐड कर देते। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय किससे करूंगा इसको? नॉर्मल क्वांटिटी। बस यही तो फंडा है। तो बताओ व्हाट वाज माय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज 500 एंड व्हाट वाज माय नॉर्मल क्वांटिटी 20। तो मेरी पर लीटर कॉस्ट ही कितनी है? 20। अब बोलो एक्चुअल क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्लोजिंग क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल, बिकने के लायक। अब एक्चुअल कितना माल बचा है मेरे पास? 10 लीटर। अरे भले वो हो कितना भी हो, 10 से ज्यादा ही होगा क्योंकि मेरे को हर किसी को ज्यादा ज्यादा देना है, पर बेचने के लिए तो कितना बचा है? 10 ही लीटर बचा है ना। तो अब 10 लीटर क्या रेट से लगाऊंगा? 25 के हिसाब से लगाऊंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है मारो उसकी रेट आएगा 10 LTR मल्टीप्लाइड बाय 25 पर लीटर। भाई खरीदा 20 में और आ गया भाव 25, ऐसे कैसे? क्योंकि वो आपका क्या है? 5 तो नॉर्मल लॉस है। तो 500 रुपए में आप ये कभी मानना ही मत कि मेरे को कितना लीटर मिल्क मिलता है? 25। आपको हमेशा यही मानना पड़ेगा कि वो 5 तो जाना ही जाना है, तो मेरे को मिला ही कितना था? 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना आएगा ये? 250। तो इधर की टोटल कितनी? 550। तो इधर की टोटल कितनी? 550। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? अब लॉजिकली बिल्कुल सही है कि पूरा माल बेच के अगर वो 100 रुपए कमाता है, आधा माल बेच के उसने कितने कमाए होंगे? 50। और अगर यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक 10 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देते तो इधर होता 500, इधर होता क्या? 500। और आप बोलते कि इसको क्या नहीं हुआ? कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो ये बड़ी ट्विस्ट वाली और क्रिटिकल वाली चीज है। अब एक तो होता है इसको करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है इसको समझना। समझोगे फंडा और समझोगे कॉन्सेप्ट तो ही जीत है, अदरवाइज फिर नहीं होता, फिर ये सवाल का जवाब बनता ही नहीं। चलो फिर एक और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब एक दिन रमेश का एक्सीडेंट होगा। आते आते, ये तो नॉर्मल हो गया ना, जीवन उसका नॉर्मली घटित हो रहा है। वो खरीदता है और वो क्या करता है? बेचता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। रमेश मेट एन एक्सीडेंट। आओ ना उसको फिसला विसला देते सीढ़ियों से, क्या थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। लिखो, रमेश इज ए मिल्क वेंडर। ही बाइज 25 LTR of milk each day at ₹20 per LTR. He sells 20 households each day, giving each of them 1 LTR at ₹30 per LTR liter.
ठीक, वन डे he served 15 households and unfortunately met an accident where all his remaining stock of milk was lost. यहां पे वो कॉन्सेप्ट और डालनी पड़ेगी, सच दैट, ये आप नहीं लिखे तो भी चलेंगे, ऑल हिज स्टॉक बॉट इज फिनिश्ड। चलो ये तो मैंने मेरे नोट के लिए लिख लिया। तो एक दिन उसने 15 घरों में माल दिया और अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया उसका, वेयर ऑल हिज रिमेनिंग स्टॉक ऑफ मिल्क वाज लॉस्ट। इसका बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ क्या? रमेश। बना सकते क्या रमेश का ट्रेडिंग अकाउंट? अरे बोलो ना, बना सकते क्या रमेश का कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये लॉस है, ये उसका नॉर्मल लॉस है कि अबनॉर्मल लॉस है? पर क्या उसने कोई पैसा कमाया? क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब 15 घरों में माल बेचा तो कुछ ना कुछ तो उसने कमाया है। क्वेश्चन लिखना हो गया। आओ फिर शुरुआत करते हैं। पहले तो ओपनिंग स्टॉक और परचेस, इसमें कोई दिक्कत किसी को? सेल कितने घरों में किया उसने? 15। कितने रुपए में माल बेचा होगा वो? 30 रुपए के हिसाब से कितने का सेल हुआ? 450। माल बचा है क्या कुछ आखिरी में? अरे माल नाम की कोई चीज बची है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 0। यहां तक कोई डाउट किसी को? पर एक ट्विस्ट है अब कहानी में, एक ट्विस्ट है। माल उसका वेस्ट हो गया। कितने घरों में बेचने लायक माल वेस्ट हो गया? 5 घरों में बेचने लायक माल क्या हो गया? वेस्ट हो गया। वो तो उसका अबनॉर्मल लॉस है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? एंट्री। क्या होगा अबनॉर्मल लॉस की एंट्री? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को डेबिट और गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट को क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोट। हियर लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू accident is an abnormal loss and hence entry is required to be passed in books of accounts as follows। हमारी हमेशा अबनॉर्मल गुड्स के लॉस की क्या एंट्री होती है रे? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। अब यही तो वैल्यू निकालनी है हमें कि लॉस बाय एक्सीडेंट कितना और गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट कितना। अब कैसे निकालोगे? यहां तो एक एंट्री आपको डालनी पड़ेगी ट्रेडिंग में, बाय गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। बोलो, एक्सीडेंट में कितने का गुड्स लॉस्ट हुआ, इसकी कीमत कैसे पता करो? कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एंट्री, वही हमारा फिर। तो कॉस्ट ऑफ परचेस कितना था? 500। एक्चुअल क्वांटिटी परचेस कितनी है? 25 लीटर। नॉर्मल लॉस कितना है उसका? 5। तो नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होगी? 20 लीटर। नॉर्मल कॉस्ट पर लीटर कितनी कहलाएगी? 25। एक्चुअल क्वांटिटी लॉस्ट इन एक्सीडेंट
विच वॉज अवेलेबल फॉर सेल, कितनी क्वांटिटी एक्सीडेंट में लॉस हुई जिसको बेचा जा सकता था? 5 लीटर। तो हम बोलेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये 25 रुपए लीटर के हिसाब से कितने का माल लॉस हो गया? 125 रुपए का माल का क्या हुआ है? हमारा नुकसान हुआ। अब ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल। नॉर्मली तो 5 लीटर ऐसा ही जाता, पर ये जो 5 लीटर गया, ये नॉर्मली गया हुआ लॉस नहीं है, तो इसकी क्या पास करनी पड़ेगी? एंट्री। अब मैं आपको बताऊं, ये सब लॉजिक आपसे भी ज्यादा क्लियर किसके है? सब्जी मार्केट में जाओ, जो लोग वहां पे धनिया बेचते, पालक बेचते, टमाटर बेचते, प्याज बेचते, उनका ये हिसाब तुम लोगों से भी तगड़ा है, पक्का है। जब वो बंदा टमाटर खरीद के बैठता है वहां पे 50 किलो, कितने किलो? 50 किलो, तो उसको मालूम है इसमें से कितने टमाटर रोज फेंकने ही पड़ते। कुछ तो दबे कुचले होते हैं जिसको कोई खरीदता नहीं, और आप शाम को जाओ वो लोग वहीं पे फेंक के चले जाते, लेके भी नहीं थे। फिर गाय सुअर लोग गाय भी नहीं खाती शायद उसको, या खाते मिल। ये परिस्थिति देखी है कि नहीं? अब वो लोग जब बिजनेस करते हैं ना, उनको इतना जरूर पता होता है कि ये जो क्वांटिटी लॉस हो रही है, ये मेरा कौन सा लॉस है? नॉर्मल। तो जब वो 50 किलो टमाटर खरीदते हैं ना बेटा, 10 रुपए किलो से 500 रुपए का, तो वो मानता ही नहीं कि मैंने कितने किलो टमाटर खरीदे? 50। वो समझता है कि इसमें से 10 किलो फेंकने पड़ेंगे, तो वो पहले से ही ये पकड़ के चलता कि मैंने 500 रुपए में 50 किलो नहीं खरीदे, 40 किलो ही क्या खरीदे हैं? टमाटर। तो अपना हिसाब लगाते वक्त वो क्या लगाता? 500 डिवाइडेड बाय 40। तो मानता कि मेरी कॉस्ट 10 रुपया है ही नहीं, मेरी कॉस्ट ही कितनी है? 12.5। अबे कैलकुलेटर दिए सीए के स्टूडेंट को, जैसे ही मुंह से आंकड़ा निकले कर लो। टमाटर वाला 10 रुपए के भाव से 50 किलो टमाटर खरीद के लाता है, तो पैसे कितने चुकाता है? कितने? 500। पर उसको पता है इसमें से 10 किलो टमाटर फेंकने में जाएंगे, तो अपना हिसाब लगाते हो उसकी कॉस्ट क्या पकड़ता है कि 10 तो गए, तो 500 रुपए में मैंने कितने टमाटर नहीं खरीदे? 50 किलो नहीं खरीदे। कितने किलो खरीदे? 40। तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 12। अगर उसकी बीवी आती उसमें से बीच में और बोलते सुनो जी घर के लिए 5 किलो टमाटर दे दो, तो एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। अब वो जो 5 किलो घर वाली लेके गई है, उसकी कीमत तो 10 रुपए किलो से लगाएगा कि 12.5 रुपए किलो से? 12.5 रुपया किलो से, क्योंकि उसमें उसका क्या है? नॉर्मल लॉस। वो मानेगा ही नहीं कि मेरी कॉस्ट 10 है, उसको पता है 10 किलो फेंकने है, मतलब फेंकने ही है। अब अगर फेंकने के लायक टमाटर, अब अगर फेंकने के लायक टमाटर वो भी अगर आपको 20 रुपए दे के जाते, तो एक कोई आ गया होटल वाला, बोले मैं, मेरा तो क्या है वो समोसे का होटल है, ये सड़े हुए टमाटर डाल दूंगा, किसी को कुछ पता चलेगा नहीं, एक काम करो 20 रुपए में सारे टमाटर दे दो। और इसने दे दिया। ये क्या होता है, जो माल कोई नहीं खरीदता ना दिन भर, सारा बचा कुचा, सबसे पहले होटल वाले जाते हो, जहां पे आप जाके बहुत चाव से क्या खाते हो? खाना। फिर जाते आपके पानी पूरी के ठेले वाले, सड़े आलू सड़े प्याज खरीदने के लिए। आप भेलपुरी पानी पूरी जो खाते हो, ये जो कोई नहीं खरीदता, इवन गाय भी एक बार बोले घटिया माल। ऐसी चीजें भी होटल वाले और पानीपुरी वाले शाम को खरीद के लेके आते, सारा उनका पालक धनिया जो भी बचा कुछ है, बिल्कुल वो फेंकने वाला था, 10-20 रुपए देते तो उसका पूरा माल उठा लेते। हाँ, अगर उसको 20 रुपए आए तो उसने कोई एंट्री पास करनी चाहिए क्या? हाँ, यह है उसका स्क्रैप सेल। कैश अकाउंट को डेबिट और अदर इनकम को क्रेडिट, या सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी कर सकता। फिर आप बोलोगे यार सर ये बड़ी गंभीर बातें आप बता रहे हो, अकाउंट तो लग नहीं रहा। सही बात है, सीए इंटरमीडिएट में जाओगे तो 100 मार्क का एक नया सब्जेक्ट आपके स्वागत के लिए खड़ा है, उसका नाम है कॉस्टिंग। क्या नाम है? कॉस्टिंग। बस पूरा 100 मार्क का एक सेपरेट पेपर सिर्फ ये सिखाएगा आपको कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं, जो माल बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी लगी और इसको कितने में आपको बेचना चाहिए। द होल सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो जैसे अकाउंट के आपको 2 पेपर है, फाउंडेशन में 1 पेपर है, इंटरमीडिएट में 2 पेपर है, अकाउंट और एडवांस अकाउंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीए में पढ़ रहे होते तो आपको अकाउंट का एक ही पेपर होता, और कॉस्टिंग के 2 पेपर होते, कॉस्टिंग एंड एडवांस कॉस्टिंग।
So it is going to be a new subject. It is just a beginning. One of the very good, interesting subject. ऐसा मानो कि वो अकाउंट है, वो मैथ्स है. फिर आपको बीच बीच में लगेगा मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में लगेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अकाउंट पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में तो ये भी लगेगा कि मैं शायद इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ. मार्जिनल कॉस्ट कर रहे हो ना, टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सब आएगा, सब याद आएगा आपको जो भी आपका बेसिक्स हुआ. बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ये क्वेश्चन में भाई उसकी नॉर्मल कॉस्ट पर लीटर कितनी है, 25 रुपए. तो इसका जो माल लॉस हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 125. तो इस जर्नल एंट्री में वो वैल्यू डालेगा कितने रुपए बेटा, 125 रुपए. और नीचे यहां पे भी दिखाएगा बाय गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट कितना, 125. और यहां होगा उसका टोटल कितना, 575. तो इधर भी चाहिए कितना, 575. तो उसका प्रॉफिट हो गया कितना. और लॉजिकली सही है. आपने बोला कि वो खरीदता है कितना लीटर, 25, पर मानता है कितना लीटर, 20. तो एक एक लीटर कितने में पड़ता है उसको, 25 में. बेचता कितने में, 30 में. तो 1 लीटर बेच के कमाता कितना है, 5 रुपए. ऑलरेडी कितना बेच चुका है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 70. अगर ये सब तामझाम ना करते तो क्या 75 का प्रॉफिट दिखता क्या, अरे हाँ कि ना. फिर बोलोगे सर दिमाग फट गया, हिल गया. ऐसा तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी कोई चैलेंजिंग काम हो सकता है. नहीं तो हमको तो लगा था कि स्टार्टर में मूली की तरह खा जाना चाहिए, गाजर मूली की तरह, ककड़ी है जैसे. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना क्या है, ककड़ी है. स्टार्टर से भी पहले जो आता है वो क्या, ककड़ी. ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है. ऑल राइटी. तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल और एक अबनॉर्मल. क्वांटिटी को ही घटा दो, नॉर्मल क्वांटिटी निकाल लो और कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो आपको नॉर्मल कॉस्ट मिलेगी. अगर आपका अबनॉर्मल लॉस होता है, अगर आपका क्या होता है अबनॉर्मल लॉस, तो उसकी कीमत निकाल लो और उसकी एंट्री पास करो. नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं करते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे हाँ कि ना. अब देखो अगले क्वेश्चन में, राज माल तो भेजेगा, ट्रक में से 4 बोरे चोरी हो जाने वाले. आ जाओ फिर आपके टेक्स्ट बुक का, आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप until we finish off whole this exercise of a consignment. Let's move. Today not रे, इतने जल्दी थोड़ी होता. आ जाओ. राज मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद. मिला क्या, हसमत. कोई नहीं, इसमें इतनी खुश होने वाली कोई बात नहीं. इस चैप्टर में मैं बता रहा हूं, आंसू आ जाते हैं होमवर्क दिया तो. राज मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद सेंट 50 pieces shirting to fancy stores of Delhi on consignment basis. The consignees are entitled to receive 5% commission plus expense. उनको 2 पैसे हम दे देंगे, क्या, आपका 5% का क्या, कमीशन, और आपके द्वारा किया गया सारा का सारा खर्चा. The cost to राजा मिल is 35 पैसे पर पीस. एक पीस कितने का है हमारे लिए, 35 रुपए का. And spent 250 for packing and forwarding. हमने कितना पीसेस भेजा, 50. 50 पीसेस की कीमत कितनी, 50 इंटू 35 कॉस्ट है ना, 1750. प्लस इसको भेजने पे खर्चा कितना लगा, 250. तो जो माल वहां तक पहुंचा उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 2000. तो बोलो 1750 की एंट्री बताओ जल्दी से. कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट. 250 की जर्नल एंट्री बताओ. कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, कैश बैंक को क्रेडिट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फैंसी स्टोर जो दिल्ली का है, जो हमारा कंसाइनी है, पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. रेलवे फ्रेट. अब माल लाया तो उसने रेलवे का क्या पे किया, फ्रेट. मैं क्या एंट्री पास करूं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर के अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा मुझे उनको देना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. बट मेरे कंसाइनमेंट का वो एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, और पेएबल है इसलिए फैंसी स्टोर में क्रेडिट. लाइन लग रही. आनंदी आनंदी आनंद गणेश, तू घबरा मत. गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस पे किया उसने. क्या पे किया, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस. कितने रुपए का, 50. अब मुझे बताओ, ये गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस उसने पे किया, मुझे तो खर्चा लगा, तो मुझे क्या पास करनी चाहिए, एंट्री. क्या एंट्री पास करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और फैंसी स्टोर को क्रेडिट. ये तो कर दिया.
अगर इसमें से कभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़े तो माल की कीमत में क्या क्या जोड़ना चाहिए मुझे? 1750 लेने चाहिए क्या? हाँ। 250 जो मैंने पैकिंग फॉरवर्डिंग पे दिया वो लेना चाहिए क्या? 100 रुपए उसने जो फ्रेट दिया वो लेना चाहिए क्या? 50 रुपए उसने जो गोडाउन रेंट दिया वो लेना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अब माल पहुंच चुका है, वहां पे माल उतर गया, मतलब माल पहुंच चुका है। इसके बाद के खर्चे उसके कॉस्ट में आएंगे नहीं, क्योंकि अब वो खर्चे लगेंगे तो उस माल को बेचने के पर्पज से लगेंगे, ना कि उसको खरीदने से या वहां लाने के पर्पज से। तो अब वहां से वो कॉस्ट कहलाएगी नहीं। उसके बाद राजा मिल्स लिमिटेड ड्रॉ एक कंसाइनियर ड्राफ्ट ऑफ 1000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड। अब उसने थोड़ा सा राजा मिल्स ने एक ड्राफ्ट लिया जो एक्सपेक्ट बिल है, ये मतलब उसने 1000 रुपए दे भी दिए, उसको पैसे भी तो देने हैं माल बेच के, तो हमको 1000 रुपए आए, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक को डेबिट और फैंसी स्टोर दिल्ली को क्रेडिट। ड्राफ्ट हो या बिल हो, चलो एक ही बात है, उसमें मत जाओ। 1000 रुपए आए इतना इंपॉर्टेंट है बस। इट इज डिस्काउंटेड फॉर कितना? 970। तो उसने हमें बिल दिया कितने रुपए का? 1000 का। बोलो ये लो, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कितने रुपए दे देंगे? 1000। हमको पैसे की बहुत ही जरूरत थी, उसका 1000 रुपए एक महीने बाद आने वाला था, और हमको लगा कि आज ही पैसे चाहिए, तो हम वो ड्राफ्ट लेके या बिल लेके कहां पे चले गए? बैंक में। बैंक ने बोला दे देते ना आपको पैसे, पर 1000 के 1000 आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी तारीख एक महीने बाद की है। तो हम आपको कितने रुपए दे रहे हैं आज से? 970। हमने बोला दे दे, पैसे की जरूरत है। एंट्री क्या पास करूं मैं? बैंक में पैसा आया कितना? 970 टू बिल रिसीवेबल गया कितने का? 1000 का। 30 रुपए का मुझे क्या लगा? खर्चा। ये खर्चा कंसाइनमेंट का खर्चा है कि मेरे जुगाड़ का खर्चा है? मेरे जुगाड़ का खर्चा है, मुझे जरूरत थी पैसों, इसलिए मैंने उस बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट। ये जो 30 रुपए कटे मेरे, सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया कि मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 1000। तो हमने एंट्री पास कर ली भाई। किसने दिया था वो? फैंसी स्टोर ने। तो बिल रिसीवेबल को किया डेबिट और फैंसी स्टोर को किया क्रेडिट। अब वो बिल के 1000 रुपए वास्तव में मुझे एक महीने बाद मिलने वाले थे। कब मिलने वाले थे? एक महीने बाद। मुझे विश्व एक महीना वेट करना चाहिए था, पर मुझे कड़कड़ बहुत पैसों की जरूरत थी। तो मैं चला गया बैंक में, मैंने बोला भाई साहब ये रहा बिल। तो बोले हाँ मिलेंगे ना आपको 1000 रुपए, पर एक महीने बाद, क्योंकि इसकी तारीख कब की है? महीने के बाद। बोले नहीं यार मुझे पैसों की आज जरूरत है, प्लीज कुछ कर दो ना। तो बैंक बोला ठीक है, आपको आज चाहिए तो हम आपको आज दे देते, हम एक महीने बाद उससे ले लेंगे, पर आपको पूरे 1000 नहीं देने वाले। कितने देंगे सिर्फ? तो ये जो 30 रुपए तो खर्चा लगा, चीज गई मेरे पास का, असेट गया 1000 का, बैंक में पैसा आया कितना? 970। तो 30 रुपए तो इंटरेस्ट है। अब ये कंसाइनमेंट का खर्चा है कि मेरी वजह से मेरे को खुद का लगा खर्चा है? मेरा खर्चा है, तो इसको कंसाइनमेंट में डेबिट करने का नहीं। ये मेरे बिजनेस का मेरा खर्चा है, क्योंकि रुक जाता तो शायद ये खर्चा लगता नहीं। फैंसी स्टोर दिल्ली रिपोर्ट किया, सारा कंसाइनमेंट बेच दिया उन्होंने। कितने रुपए में? 3000। 3000 में माल बेच दिया, तो मुझे 3000 उनसे लेने हैं, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? फैंसी स्टोर को डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइन। होमवर्क मार्क कर सकते हो, डन की नॉट डन? सिर्फ एक 30 रुपए का खर्चा, उसने बिल दिया तो एंट्री का पास करोगे, चाहे तो लिख लो अपने। बिल रिसीवेबल को डेबिट और फैंसी स्टोर को क्रेडिट। बिल रिसीवेबल को क्या? डेबिट और फैंसी स्टोर्स को क्या? क्रेडिट। उसको डिस्काउंट कराया तो बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। वो लोग क्या पास करेंगे एंट्री? फैंसी वाले राजा मिल्स को बिल देते वक्त, राजा मिल्स को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट। हमने वो 1000 रुपए का माल 970 में बेच दिया, तो वो एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं, उनको उसकी कोई एंट्री पास करनी नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में इज दैट नेक्स्ट चैप्टर इज कमिंग अलोंग योर वे राइट नाउ। हम जो अगला स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी का चैप्टर है, फिलहाल के लिए देख लो। In the illustration above, suppose a fancy store has sold 90% of a consignment, other things remain the same, value करो क्या? क्लोजिंग स्टॉक करो ना, फिर आ जाओ। जर्नल तो आप पास कर लो। लिखो सॉल्यूशन। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बोलो सबसे पहले 50 पीसेस क्या रेट के? अरे क्या रेट के? 35 प्लस हमने पे किया कितना रुपया? 250
50 प्लस उन्होंने पे किया कितना रुपया 100, कितने होते 2100। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बोलो 2100 का कितना बिक गया तो बचा कितना कितना 210 सिंपल। तो भाई माल को वहां तक भेजने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो इसकी कौन सी कॉस्ट कहलाती है कौन सी कॉस्ट कहलाती है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कहलाती है। क्यों नहीं लिए गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस के 50 सेलिंग की कॉस्ट। तो आपको जर्नल एंट्री इसकी पास करके लानी है अरे हां कि ना। 9th क्वेश्चन देखो यूनिट है 10,000 यूनिट कितने है बेटा 10,000 कॉस्टिंग कितना है 20 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग आर इन कंसाइनमेंट बिजनेस कंसाइनी ने सोल्ड किया 8,000 यूनिट कितना यूनिट सोल्ड किया 8,000 एंड 1,750 यूनिट ही कहां है स्टॉक में लॉस इस कौन सा लॉस है नॉर्मल लॉस। वैल्यू करो स्टॉक को अगर लॉस्ट यूनिट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है और लॉस्ट यूनिट की क्या है कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू है तो आपके लॉस को थोड़ा सा क्या करेगा कम करेगा। बताओ ना कैसे वैल्यू करोगे अगर 10,000 में से 8,000 बिक जाते हैं तो बचने कितने चाहिए और बचे कितने मतलब नॉर्मल लॉस कितना है क्वांटिटी का 250 का तो नॉर्मल लॉस होता ही है। तो भाई जब 10,000 चीजें आपने 20 के हिसाब से भेजी है तो मानो ही मतलब 10,000 चीजें भेजी है क्या मानो 9,785 आपकी क्या है नॉर्मल क्वांटिटी है। लिखो सॉल्यूशन नंबर डालो क्वेश्चन का। टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है टोटल एक्चुअल कॉस्ट बोलो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रे 20 कितना होता अरे कितना कॉस्ट है एक्चुअल क्वांटिटी डैश शुड हैव बीन अवेलेबल फॉर सेल 10,000 भेजा था 8,000 बेच दिया तो कितना अवेलेबल रहना चाहिए था 2,000। एक्चुअल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 2,000 होनी चाहिए थी पर है नहीं है कितनी 1,750 हेंस नॉर्मल लॉस कितना है आपका अरे कितना है 2,000 जहां होने चाहिए थे वहां 1,750 ही है तो 250 यूनिट्स आपके क्या है बेटा नॉर्मल लॉस है। अरे हां कि ना तो नॉर्मल क्वांटिटी बोलो नॉर्मल क्वांटिटी कितना जब आपने 10,000 चीजें खरीदे थे तो मानो ही मत 10,000 है उसमें से 250 माइनस कर दो तो ये आएगा कितना 9,750 तो हमें मिलेगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। क्या है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल कॉस्ट तो 2 लाख थी और ये 2 लाख कॉस्ट आपके हिसाब से कितने यूनिट की थी 10,000 जो कि होनी चाहिए कितने की 9,750 यूनिट्स की बोलो कितना था 20.5 तो फिर बोला है इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है जो यूनिट क्या हुए हैं लॉस्ट हुए हैं उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है कुछ नहीं आएगा 250 यूनिट ऐसे ही टूट फूट हो जाते नॉर्मली और उसको कोई फूटी कौड़ी में भी नहीं पूछता उसको कोई फूटी कौड़ी में भी नहीं पूछता।
तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ स्क्रैप हैज नो वैल्यू, मतलब वो जो 250 यूनिट खत्म हुए ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास 1750 यूनिट्स बचे हैं जिसको आप बेच सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 20.5 पर यूनिट के हिसाब से इसकी आप वैल्यू लगाओगे कितना, 1750 मल्टीप्लाइड बाय 20.5, 35,875, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की क्या है, वैल्यू है। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की क्या है, वैल्यू। अब सुनो, आप लॉजिक लगाओ, मेरे 2 लाख रुपए लगाने के बाद जिस माल में मैंने कितने लाख रुपए लगाए, 2 लाख, मैं ये मानता नहीं, हेलो, मैं ये मानता नहीं कि मुझे 10,000 यूनिट मिले हैं, मुझे यही मानना पड़ेगा कि मुझे कितने यूनिट मिले हैं, 9,750, क्योंकि 250 यूनिट की तो टूट फूट होती है, मतलब होती है, वो किसी काम में आता नहीं। तो मेरे लिए जो माल अवेलेबल है जिसको मुझे बेचना चाहिए, वो कितने यूनिट का है, 9,750। अब बोलो, अगर आग लगने से इसमें से 750 यूनिट जल जाते, आग लगने से इसमें से कितने यूनिट जल जाते, 750, तो ये नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल, इसकी एंट्री करता या नहीं करता, क्या एंट्री करता, लॉस बाय फायर को डेबिट और गुड्स को क्रेडिट। 750 यूनिट की कीमत क्या लगाता, 20 रुपया 50 पैसे। अरे हाँ कि ना। अब इस माल की कीमत पर यूनिट 20 रुपया 50 पैसा क्यों आई, क्योंकि मैंने ये माना कि 2 लाख रुपए जहां मैंने पैसा खर्च किया इस माल को खरीदने के लिए, बदले में 9,750 क्या आए हैं मुझे, यूनिट। और वो जो 250 यूनिट टूटे ना, खराब हुए, इसकी कोई कीमत मार्केट में नहीं। अब अगर मुझे कोई बोलता कि ये जो 250 यूनिट खराब होते हैं, ये भी आप कितने में बेच सकते हो, 5-5 रुपए में, टूट फूट गए हुए, मतलब बन के चलो कब बशी है आपकी, सॉसर, क्या बोलते, कप ही बोलते ना उसको, वो है। अब वो जो 200 10,000 सेट किसी को बेचते हो तो 200-250 सेट तो टूटते हैं, थोड़े थोड़े क्रैश हो जाते हैं, जिसको कोई खरीदता नहीं। पर है कोई लोकल डीलर जो बोलता है थोड़ा सा टूटा फूटा भी होना तो हम उसको कलर पट्टी कर देते, तो आपकी एक सेट हम खरीद लेंगे, कितने रुपए से, 5 रुपए। तो ये तो मेरी फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे केस में आप मुझे बताओ, आपको एक यूनिट की क्या कीमत पकड़नी चाहिए, क्या करोगे, मैथमेटिक्स है भाई, अकाउंट गया तेल लेने, अकाउंट की बात ही नहीं करो, इक्वेशन की बात करो। हाँ, तो मैं ये मानूंगा कि अगर ये 250 यूनिट 5 रुपए के भाव से बेच देता हूं तो कितने रुपए आएंगे, 1250। तो मेरी तो माल की कीमत है वो 2 लाख है ही नहीं, 2 लाख तो मेरे गए माल को खरीदने में माइनस करने पड़ेंगे क्या, 1250। तो मैं वही करूंगा, 2 लाख माइनस 1250, तो मतलब 1,98,750, और इसको डिवाइड करूंगा 9750 से, तो मेरा आएगा 20.38। ये मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट घटेगी, पहले 20.5 थी, अब वो 20 पॉइंट कितनी रह गई, 38। क्यों, क्योंकि 1,000-1,200 रुपए मुझे मिल रहे, क्या बेच के, वो खराब चीजें बेच के। तो जो मेरा पैसा लगा है माल में, वो 2 लाख लेस क्या है, उससे आने वाली स्क्रैप है। अब इसमें लॉजिक अगर क्लियर है तो फॉर्मूले रटने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत। आर यू गेटिंग माय, मैंने पहले बोला सीए फाउंडेशन में ये एक ही चैप्टर है जहां इतना सारा कॉस्टिंग 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 आपको करना। सीए इंटरमीडिएट में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसका नाम ही क्या है, कॉस्टिंग। और आज जिसका जीव मर मर कर रहा है इस लेक्चर में, मैं हमेशा बोलता हूं ना, एक तो कॉन्सेप्ट समझती नहीं तो जीव क्या करता, मर मर। तो मैं आपको खोटी आशाओं में नहीं रखना चाहता, अपने भविष्य को लेके एक बार और सोचिए। अगर यहां जीव मर मर कर रहा तो पूरे 100 मार्क के पेपर में क्या करोगे, तो फिर वो ऊपर से आता। दैट इज द रीजन कॉस्टिंग के नाम से बोम्बा है मार्केट में, बहुत लोगों को नहीं समझता, क्यों, समझना ही नहीं चाहते। बोले सीधा बताओ ना सर, डेबिट क्या करना है और क्रेडिट। अरे काय का डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं भाई, मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, और हर चीज का क्या नहीं होता, फार्मूला नहीं होता। चलो नीचे लिखो, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज इक्वल टू 250 यूनिट्स
मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू ₹1250। हेंस थोड़ा सा फार्मूले में अभी चेंज आ जाएगा, हम फार्मूला लिखेंगे यहां पर। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्वांटिटी माइनस 1250 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आएगा 20.38 राउंड ऑफ। चलो ना, आपके टूटे फूटे चीजें भी बिक जाती है। 2 लाख में आपने माल खरीदा, टूटी फूटी चीजें 1200 रुपए में बिक गई, तो आपकी 2 लाख की में लगाई हुई कीमत तो कम हो गई ना आइडियली। अरे हाँ कि ना? तो यहां पे बोलेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, स्क्रैप हैज अ वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक स्क्रैप हैज वैल्यू 1750 यूनिट इंटू 20.5 के जगह पे क्या करेंगे 20.38, 35,673। ये आपके दो आंसर थे, ये था बी आंसर आपका। अरे वो मैंने पूरा कैलकुलेटर रख के वैसे ही लिया, तो ठीक है। राउंड ऑफ का फर्क आता वो 1750 मल्टीप्लाइड बाय 20.38 35,665। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में। अगर आप 665 लिखते 675 लिखते 10 रुपए के आंसर से आपका आंसर गलत होता नहीं है, बिकॉज दे कंसीडर कि राउंडिंग ऑफ की वजह से इतना डिफरेंस तो आने का रहेगा ही कभी ना कभी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। मैं चाहूंगा आप और एक काम करो इसमें, अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है के सेंड 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट, मिला क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का? इसको होमवर्क मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन मिला क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम का? पहला क्वेश्चन, मार्क इट एज अ होमवर्क। श्री मेहता बॉम्बे, नहीं ये नहीं, बस ये तो मेरे को करके देना पड़ेगा, ये नहीं जमेगा। ठीक है, ये के वाला और एक इसके पहले वाला है ना, ये दो क्वेश्चन आपको करने। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, बहुत ज्यादा नहीं लंबा खींचेंगे इसको। सी यू टुमारो।